तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ क्या होता है कि अगर एक एनक्लोज सरफेस है, अगर एक एनक्लोज सरफेस है उसके बीच में अगर या फिर कहीं भी वहां पे उसके अंदर में एक चार्ज रखा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर निकलेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर निकलेगा परपेंडिकुलरली, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो इसके अंदर से फ्लक्स भी निकलेगा। फ्लक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते थे, फाई ई से। तो इसका फॉर्मूला गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कैसे दिया गया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसी के बेसिस पे अलग अलग चीजों का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का अपने पास फॉर्मूला तो नॉर्मल है। अब सब लोग ऐसा बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला तो सर है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अपने पास फॉर्मूला तो है पहले से, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है। ओके, अगर यही अगर मैं बोल देता कि एक इनफिनिटली लॉन्ग लंबी सी एक लाइन है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे करके रखा हुआ है या फिर स्प्रेड है उसमें, है ना, तो इसके कारण में कोई पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगा, वो अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसके लिए हम लोग यूज करना पड़ेगा पर्टिकुलरली गॉस लॉ। ठीक है, तो यही सब एप्लीकेशन होता है गॉस लॉ का। एक इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, चार्ज वायर, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। दो चार्ज सरफेस हैं या प्लेट है, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। या एक सर्कुलर बॉल है, उसके ऊपर में ऐसे करके चार्ज एम्बेडेड है, उसके ऊपर उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो वो सबको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यूज करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें हम लोग अभी पहला हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, मान लीजिए यहां पे एक लंबी सी लाइन रखी हुई थी। ठीक है, लंबी सी लाइन रखी हुई थी जिसमें बहुत सारे ऐसे चार्ज लीनियरली इसमें रखे हुए थे, ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली इसमें डिवाइडेड थे। ठीक है, यूनिफॉर्मली इसमें डिवाइडेड थे। मान लो इसके P पॉइंट दूरी पे, कितने दूरी पे, P पॉइंट दूरी पे, मतलब कुछ पॉइंट दूरी पे एक P पॉइंट है, कुछ पॉइंट दूरी पे एक P पॉइंट है ना। उसका डिस्टेंस मान लो मैंने ले लिया R, उसका डिस्टेंस मान लो मैंने ले लिया R। ओके, ठीक है, तो अब उस R डिस्टेंस दूरी पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस लाइन के कारण। इस लाइन के कारण इनफिनिट लॉन्ग है, इसकी लेंथ हम लोग को भी मालूम नहीं है ना। उसके कारण हम लोग को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ इसमें लोग कैसे यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को एक किसी सरफेस में हम लोग इंक्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन को एक सरफेस में हम लोग इंक्लोज कर देते हैं, मतलब हम लोग अब ऐसा सरफेस चूज करेंगे जो इस लाइन को पूरी तरीके से बंद कर सके। स्फीयर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, है ना। अगर क्यूब ले लें, क्यूब भी मुश्किल है क्योंकि ऊपर से नीचे तक पता नहीं कहां कहां लेंगे। ठीक है, हम लोग को ऐसा पॉइंट लेना जो इक्विपोटेंशियल हो। इक्विपोटेंशियल का हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो इसमें अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम लोग मैं ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं ले लिया सिलेंडर। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं ले लिया सिलेंडर, तो मैं यहाँ से एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। ठीक है, एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस R था, है ना, रेडियस R था। मैं ऐसा एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, उसकी लेंथ में ले लिया L। ठीक है, उसकी लेंथ में ले लिया L। अब ये बताओ, इतने से, इस पूरे लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इतने लाइन पे, इतने लाइन को ये पूरा सिलेंडर क्या किया, इंक्लोज कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। चलो ठीक है, अब ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है उसका अलग अलग जगह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह से निकलना चालू होगा, है ना। ये चार्ज है, उससे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, फिर इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा। ऐसे करते करते अलग अलग जगह में क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना चालू हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें निकलना चालू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे मतलब कोई ना कोई फ्लक्स भी क्रिएट होगा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। फ्लक्स इज इक्वल टू फाई E अपॉन फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो अब इस लाइन
के कारण, ठीक है, इस लाइन चार्ज के कारण हम लोग को फ्लक्स निकालना है ना। तो अब ये फ्लक्स को हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, चलो अब फ्लक्स कैलकुलेट तो हो जाएगा, फ्लक्स तो अपने पास कैलकुलेट हो गया कि phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, या फिर टॉपिक क्या है अपने पास यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, है ना। अब मेरे को E निकालना है, मेरे को E निकालना है। तो चलो इतना समझ में आ गया कि इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा। फ्लक्स निकलने के लिए हम लोग को फ्लक्स जो है इसे हम लोग अगर निकाल लेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ्लक्स कहां से निकलेगा, सबसे पहला मान लो मैं एक सरफेस डिवाइड कर लेता हूं, इस पूरे सिलेंडर में मैं अलग अलग सरफेस डिवाइड कर लेता हूं। सबसे पहला ये सरफेस है, मान लो ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस है, इसका कर्व सरफेस एरिया जिसकी बात करता हूं, जैसे कि सिलेंडर है तो इसका ये वाला एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया होता है, ये वाला जो है टॉप और अपर एरिया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से भी कुछ लिंक होगी, यहां से भी कुछ लिंक होगी, सॉरी फ्लक्स जो है वो कुछ यहां से भी लिंक होगी, यहां से भी लिंक होगी, यहां से भी लिंक होगी, ठीक है। तो मैं तीनों सरफेस को ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला सरफेस ले लिया, इसका नाम ले लिया मैं DS2, ठीक है। एक सरफेस ले लिया यहां पे, इसको मैं ले लिया DS1, ठीक है। एरिया वेक्टर लेते जा रहा हूं मैं, है ना। एक यहां पे ले लिया जिसका नाम है DS3, ठीक है। तीन मैं यहां पे एरिया वेक्टर ले लिया, एक कर्व सरफेस एरिया के लिए DS2, दो ठो ऊपर और नीचे, है ना, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, है ना। और हम लोग गॉस लॉ भी पढ़े थे, पाई अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलो हम लोग इस वाले फॉर्मूला से पहले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, ठीक है, इस वाले सरफेस के लिए, है ना। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 कर्व सरफेस एरिया के लिए, मतलब कर्व सरफेस एरिया से कितनी फ्लक्स इससे बाहर निकलेगी, ठीक है। तीसरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3, सारा वेक्टर है, सारा क्या है, वेक्टर है ना। तीनों का हम लोग यहां से नेट फ्लक्स निकल जाएगा। तो चलो ये बताओ कि यहां पे हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कौन सा एंगल, कौन सा वो लेते हैं हम लोग, एंगल रेशियो हम लोग यहां पे लेते हैं cos, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds1 हो गया यहाँ पे, ds1 होगा E ds2 cos थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds3 cos थीटा 3, है ना। तो ये बताओ मेरे को, थीटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। तो इस सरफेस में ऊपर वाले सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाले सरफेस के लिए क्या होगा, ऊपर वाले सरफेस के लिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, देखो सबसे मेन बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि हमेशा ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कहीं इधर कहीं निकलेगा, है ना, और एरिया वेक्टर कहीं यहाँ है कि नहीं। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, है ना, और एरिया वेक्टर यहाँ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेगी, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेगी, है ना। तो अब ये ds2 जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या रहेगा, कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा कि नहीं, 0 डिग्री, दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब मैं उसको वहां पे सब जगह लिख देता हूं, चलो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 cos ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 cos ऑफ 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E
डॉट ds 3 cos ऑफ 90 डिग्री है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, cos 90 इक्वल टू क्या होता है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके 0 हो जाएगा, रिड्यूस होके 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पे सिंपली लिख सकता हूं फाइन E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ts cos 0 का मतलब 1, cos 0 का मतलब 1। ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, चलो ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। क्या करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यहां पे हो गया E डॉट, अच्छा सॉरी, यहां पे देखा E s, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग एक स्टेप और आगे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, E इसमें से क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, मतलब इसका दूरी तो हर जगह आ रही है ना, है ना। तो Q की वैल्यू भी अपने पास यूनिफॉर्म है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर रहेगी, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही रहेगी। तो E इज इक्वल टू मतलब कांस्टेंट हो गया, है ना। तो E को बाहर ले आया, ds का इंटीग्रेशन। अब ds के इंटीग्रेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ds के इंटीग्रेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ds के इंटीग्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा E इंटू s। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि सरफेस वो जो S है, ठीक है, S2 था, सॉरी यार ना, S2 था, ठीक है। तो जो S है, जो S2 है, सरफेस 2 है, वो कौन सा सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, नहीं। नीचे वाला सरफेस है, नहीं। वो सिर्फ क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2 पाई r l, था कि नहीं, था कि नहीं। अब उसको वहां पे मैं चेंज कर सकता हूं क्या, ठीक है, उसको वहां पे मैं चेंज कर सकता हूं क्या, चेंज कर सकता हूं। उसके S2 की जगह में ये वाला लिख सकता हूं 2 पाई r, क्योंकि ये वाला सरफेस तो है नहीं, ये वाला सरफेस नहीं है, सिर्फ इस वाले सरफेस से निकल रहा है। इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना था, 0। इधर से निकलने वाला फ्लक्स कितना था, 0। सिर्फ इस वाले कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स निकल रहा था, सिर्फ और सिर्फ, है कि नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स निकल रहा था। तो अब उस कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना निकलेगा, फाई E इज इक्वल टू, ठीक है, इतना मिटा दूं क्या, आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है, उतना मैं मिटा देता हूं, इधर मैं मिटाया तो मिटाएगा आप रहेगा, ठीक है ना, इतना मैं मिटा रहा हूं। तो अभी हम लोग क्या निकाले थे, फाई E इज इक्वल टू, क्या निकाले हम लोग, E इंटू S2, वेयर S2 इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, 2 पाई r l। ठीक है, तो उसको वहां पे रख दो, पाई E इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू 2 पाई r l, है ना, 2 पाई r l, 2 पाई r l हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम गॉस लॉ, पाई E इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां पे मैं अब उसकी वैल्यू रख देता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट 2 पाई r l। ठीक है, E अपॉन 2 पाई r l। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे डेरिवेशन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, हम लोग जैसे पिछला जब तक अपन लोग कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीजें पढ़े थे, है ना, पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन L होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। दूसरा अपना Q इज इक्वल टू क्या था, चार्ज, और L कितना था, लेंथ, था कि नहीं। ठीक है, तो यहीं से ही मैं Q की वैल्यू निकाल देता हूं। किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, Q की वैल्यू निकालूंगा, ये वाले Q की वैल्यू। ठीक है, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा कि नहीं।
Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू L, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, उस वाले Q को यहाँ रख देता हूँ, मतलब Q की जगह मैं क्या रखूंगा लैम्डा इनटू L रखूंगा, Q की जगह क्या रखूंगा लैम्डा इनटू L, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, चलो लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट 2 पाई r L, ठीक है। ये वाला L और ये वाला L कट हो गया, ठीक है ना, कट होगा कि नहीं, ये वाला L और ये वाला L कट हो गया, है ना। तो क्या क्या बच गया मेरे पास, अब देखो E इज इक्वल टू बच गया मेरे पास, अब ये सारे 2 पाई को इधर लेके आ जाओ, 2 पाई r को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन था, जो पिछला लिखा के मिटा दिया वो वहां के बाद से आप लोग यहां से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला एप्लीकेशन, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो क्या है कि कंफ्यूजन होता है ना। तो एक सबसे पहले मैं क्या किया था, एक स्ट्रेट वायर लिया था, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर लिया था जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज क्या थे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज क्या थे लाइन बार डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उसके कारण मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, है ना। अभी कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पॉइंट चार्ज तो कोई है नहीं, जिसके कारण मैं कूलम्ब्स लॉ लगाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर वाला, है ना, यहाँ पे r को ले लेता तो समझ जाता, लेकिन वैसा है नहीं। दूसरा अपने पास तरीका ये था कि इसको छोटे छोटे चार्ज में अपन लोग ऐसे करते हैं, इसको हम लोग छोटे छोटे चार्ज में डिवाइड कर देते और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के कारण लोग निकाल लेते उसको, जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में किए थे, है ना। तो उसमें भी लफड़ा है कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन करने का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, हर इंसान को होता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज किया, यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन यूज किए, क्या किए, गॉस लॉ का एप्लीकेशन यूज किया। मैं इसको एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, अपन लोग उसका नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका अपन लोग क्या करना है, आपको इसका अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है गॉस लॉ से, एप्लीकेशन जिसका हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो फाई ई अपने हम लोग को फॉर्मूला पता है, E डॉट ds होता है, E डॉट ds होता है, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इस सिलेंडर को, ठीक है, इस चार्ज को, सॉरी इस चार्ज को हम लोग एक सिलेंडर से इनक्लोज किए, इस चार्ज को या फिर इस लीनियर चार्ज को हम लोग सिलेंडर से इनक्लोज किए, ठीक है। सिलेंडर से इनक्लोज करने के बाद हम लोग इसमें क्या किए हैं, 3 सरफेस डिवाइड किए हैं, सिलेंडर का हम लोग 3 सरफेस डिवाइड किए। पहला सबसे पहला अपर का जो सरफेस एरिया रहता है वो, दूसरा जो थर्ड सरफेस एरिया रहता है वो, तीसरा नीचे वाला सरफेस एरिया रहता है वो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग E डॉट ds करते करते सबसे पहले इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो निकाले, E डॉट ds 1, ठीक है, फिर E डॉट ds 3, फिर तीसरा E डॉट ds 2, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस जो सरफेस वेक्टर था या फिर एरिया वेक्टर था उसका एंगल क्या था, दोनों के बीच का 90 डिग्री था, है ना। 90 डिग्री होने की वजह से वो पूरा कट गया, हम लोग को बचा क्या, सिर्फ केवल और केवल E डॉट ds 2, उसका हम लोग किए क्योंकि वो 0 डिग्री था, है ना, क्योंकि वो 0 डिग्री था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस या फिर एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, इसमें 0 डिग्री था। तो वही बचा, उसको इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या मिला, फाई E इज इक्वल टू ES2, S2 क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। 2 पाई r अपने फार्मूला होता है तुमको पता है, वहां पे रख दिया E डॉट 2 पाई r, ठीक है। अब गॉस लॉ से हम लोग क्या किए, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई की जगह में यहाँ पे ये वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रख दिया, तो मेरे पास आखिर में क्या मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट 2 पाई RL, ठीक है, ओके, है ना। अब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट यूज करना चालू किए कि इसमें चार्ज कितना था वो तो हम लोग को पहले से पता है ही नहीं, इसमें चार्ज कितना टोटल होगा हम लोग को पहले से पता है ही नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से मैं चार्ज की वैल्यू निकाल लिया, लैम्डा इनटू एल, उसको यहां पे लाके रख दिया, Q की जगह उसको यहां पे लाके रख दिया सिंपली, है ना, Q इनटू लैम्डा, सॉरी लैम्डा इनटू एल, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। L इस तरफ भी था, L इस तरफ भी था, दोनों कट गया, तो E की वैल्यू यहां से आ गई ना।
तो बस इतना ही था इसमें, है ना।